नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर 2 जीके के, जो कि एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ। जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ तो इसमें कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2, 3 बार। कितनी बार? 3 बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कब कब? तो सबसे पहले लागू हुआ 2009 को, फिर लागू हुआ 2010 को, उसके बाद जाके लागू हुआ 2013 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कब कब? 9, 10 और 13 को। कितनी बार? 3 बार हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। झारखंड में जो है वो किस प्रकार का वन पाया जाता है। तो झारखंड में पर्णपाती वन पाया जाता है। कौन सा? पर्णपाती, पतझड़ वाला यहाँ पे वन पाया जाता है। तो ऑप्शन में सभी है, पर्णपाती 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 सभी है। ठीक है, ये है पर्वतीय वन है, मतलब इस तरह का सभी तरह का वन यहाँ पे पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर होगा JREDA। क्या? JREDA की स्थापना की गई। कब? तो 2001 ईस्वी में। कब? 2001 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। मतलब यहां कहने का मतलब है कि झारखंड में कितना प्रतिशत वन पाया जाता है। तो झारखंड में जो वनों की प्रतिशतता की बात करें तो वह है 29.61%। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा इस्पात उद्योग है। ठीक है, और यह किसकी सहायता से इसका निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। किसकी सहायता से? तो सोवियत संघ की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, जिसको बोलते हैं USSR। और इसका विघटन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी को इसका विघटन हुआ, और यह 15 देशों में, कितने? 15 देशों में टूटकर यह अलग हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि पत्थर और बीड़ी, क्या पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है। मतलब पत्थर और बीड़ी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से जिला में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकुड़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है, बात करें बीड़ी की, तो बीड़ी बनता किससे है। तो ये जो बीड़ी है वह तेंदू के पत्ते से बनता है। बोले तो बहुत जगह तेंदू बोलता है, बहुत जगह केंदू बोलता है, बहुत जगह केंद बोलता है। ठीक है, इसके वृक्ष के पत्तों से यह बनता है। अगला है कि झारखंड उत्तर में किस राज्य के सीमाओं से लगा हुआ है। मतलब झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। झारखंड के उत्तर में बात करें हम लोग झारखंड की, मान लेते हैं तो ये हमारा झारखंड है। थोड़ा और अच्छे से मानते हैं कौन हमारा झारखंड है। मान लेते हैं कि हमारा झारखंड ये है। ठीक है, उत्तर कहां पड़ता है? ऊपर। ऊपर की बात कर रहा है, कौन सा यहाँ पे राज्य है। तो उत्तर में पड़ता है हमारा बिहार। क्या पड़ता है? बिहार पड़ता है। इधर पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल। क्या पड़ता है? पश्चिम बंगाल। नीचे पड़ता है हमारा कौन सा? उड़ीसा। क्या पड़ता है? उड़ीसा। और इस दिशा में 2 राज्य पड़ते हैं। कौन कौन सा? एक पाया जाता है छत्तीसगढ़, और उसके बाद एक यूपी। टोटल कितने कितने हो गए? टोटल 5 राज्य के साथ हम सीमा साझा करते हैं। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे उत्तर में, तो उत्तर में हमारा पड़ता है बिहार। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 1, बिहार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। मतलब ये जो क्या है, सिंहभूम ट्रस्ट जोन है, वह किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां या पश्चिमी सिंहभूम। तो ये तीनों जगहों पे ये पाया जाता है, इतना दूर तक ये फैला हुआ है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता। कौन सा राज्य जो है वह म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता। तो मानते ये हमारा देश भारत है। ठीक है, ये हमारा देश क्या है? भारत। म्यांमार पड़ता है हमारा यहाँ पे। तो बोल रहा है कि म्यांमार के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है, कौन नहीं करता है। ठीक है, तो बात करते हैं ऑप्शन में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, जो कि यहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ पे है, और यह सीमा साझा करता है।
ठीक है। उसके बाद बात करता है हमारा यहाँ पे मिजोरम, मिजोरम भी हमारा यहीं पे है, ठीक है। नागालैंड भी हमारा यहीं पे है, मणिपुर भी हमारा यहीं पे है, सभी के सभी राज्य यहीं पे जो कि सभी सीमा साझा करते हैं। लेकिन यहाँ चौथा ऑप्शन में हमारा सिक्किम, क्या है, सिक्किम। सिक्किम जो है वह नेपाल, कहां, नेपाल और भूटान के बीच में पाया जाता है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो है वह क्या म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो किसके किसके साथ करता है, तो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ करता है और यहां तक कि यह चीन से भी करता है। यह भारत का इकलौता राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। आई बात समझ में? इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। क्या होगा, सिक्किम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है, मतलब खरीफ फसल का उदाहरण है, कौन सा इसमें खरीफ फसल है। ऑप्शन में है चना, कपास, मटर, गेहूं। तो खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल इसमें कौन सा है, कपास है, बाकी सब रबी फसल है। फसल को यहाँ पे 3 भागों में बांट के रखा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांट के रखा गया है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले हमारा खरीफ फसल, क्या है, खरीफ फसल है। उसके बाद पड़ता है हमारा कौन सा, रबी फसल, फिर पड़ता है जायद फसल, जायद फसल, ठीक है। खरीफ फसल अब क्या होता है, जिनको वर्षा ऋतु में बोया जाता है और ठंडा में इसको काट लिया जाता है, मतलब जून जुलाई के आसपास में इसको बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लेता है, ठीक है। रबी फसल क्या है, तो इसको शीत ऋतु में, मतलब ठंडा के टाइम में इनको बोया जाता है, गर्मी में इसको काट जाता है, मतलब सितंबर अक्टूबर में इसको लगाते हैं ठंडा टाइम में और मार्च तक इसको काट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है रबी फसल। जायद फसल क्या होता है, सो गर्मी के टाइम में लगाया जाता है और इसको फिर बरसात में काट लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि जितने भी फल वाले, जितने सब्जी वब्जी आ गए, ठीक है, वो सब इसी में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन है, किसको वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, तो कपास को वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, बाकी इन तीनों को यहाँ पे ठंडा के टाइम में लगाया जाता है, इसलिए क्या है, रबी फसल होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। जो ये जो जोजिला दर्रा है वह कौन सी श्रेणी में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जास्कर श्रेणी। क्या होगा, जास्कर श्रेणी। अब ये जास्कर श्रेणी जो है वह कहां स्थित है, तो यह हमारा लद्दाख में स्थित है। कहां है, लद्दाख में यह स्थित है, जास्कर श्रेणी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी जो है वह तिब्बत, जो कि अभी चीन के कब्जे में है, वहां से होते हुए निकलती है, जो कि मानसरोवर झील के बगल में राक्षस ताल नाम करके कोई झील है, उससे ये निकलती है सतलज नदी और यह भारत में प्रवेश करती है। तो कौन से दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो इसका सही आंसर होगा सिपिल्ला, क्या, सिपकीला, क्या, सिपकीला दर्रे से होकर यह भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। आगे बढ़ते। अगला है कि अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग कहां जाते हैं, अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो हम लोग सीधे अनुच्छेद 32 का यूज करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर हमको हाई कोर्ट जाना है तब तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो 226, क्या है, 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 32 जो है वह भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, कौन से भाग से संबंधित है। तो बात करते हैं हम लोग पहले भाग की। पहले भाग में क्या लिखा हुआ है, तो पहले भाग में जो है हमारा वो कुछ नहीं है, क्या है, तो संघ एवं राज्य, क्या है, पहले भाग में हमारा बोलता है संघ है और उसके राज्य, ठीक है, और उसके राइटिंग बहुत अच्छा है, उसके राज्य, ठीक है। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में पड़ता है हमारा नागरिकता, क्या पड़ता है, नागरिकता, क्या पड़ता है, नागरिकता। भाग 3 में क्या पड़ता है, तो भाग 3 में हमारा पड़ता है मौलिक अधिकार, क्या पड़ता है, मौलिक अधिकार पड़ता है। 4 में क्या पड़ता है, तो 4 में पड़ता है डीपीएसपी, क्या, डीपीएसपी क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक। तो इसी के तहत सरकार क्या करती है, बहुत सारी योजना लाती है, जैसे कि किसान योजना जिसके तहत 2-2 हजार सबको दिया जाता है, पीएम किसान योजना, सब जितने भी योजना लाए जाते हैं सब डीपीएसपी के अंतर्गत ही लाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अनुच्छेद 32 जो है वो हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, मतलब ये हमारा भाग 3 में है। किसमें है, भाग 3 में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, मतलब कौन सा संविधान में संशोधन हुआ, कितने नंबर वाला संविधान संशोधन था जो हमें शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला जो संविधान संशोधन है वह है 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये किया कब गया था, तो 2002 ईस्वी में किया गया था।
और इसी के तहत शिक्षा के अधिकार को हमारे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। कौन है मौलिक अधिकार? तो 21 के क में इसको जोड़ा गया। ठीक है, किनको शिक्षा का अधिकार? तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये सरकार पहले भी कर सकती थी, जब भारत आजाद हुआ था तो उसी टाइम इसको शिक्षा का अधिकार ला सकती थी, लेकिन उस टाइम भारत उतना योग्य नहीं था कि लोगों को निःशुल्क शिक्षा दे सके। लेकिन 2002 में ऐसा लगा कि नहीं, अब हम लोगों को निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, कितने से? तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। सभी जगह सरकारी स्कूलों की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, इसलिए ये वाला अधिकार ला दिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला? कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। ये जो भारत का राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, महाभियोग का मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रपति का महाभियोग भारत के कौन से संविधान में लिखा गया है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है क्या राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है, उन्हें हटाने की प्रक्रिया कैसी है? तो ये है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या है ये? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक समूह का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर 1, जो कि सबको पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? मतलब कौन सा संविधान जो है वह कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में नहीं लिया गया, भारत के लोग इसको नहीं अपनाए। तो ऑप्शन क्या क्या है? तो पहला है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जो कि वहां से लिया गया है। ठीक है, अगला केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, तो ये भी कहां से? कनाडा से ही लिया गया है। अगला उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, ये भी वहीं से लिया गया। तो कौन नहीं लिया गया होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या है ये? कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, मतलब जो राज्यसभा में जो लोग सदस्य बैठेंगे उनका नामांकन ये कनाडा से नहीं लिया गया है। तो कहां से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो वहां से नहीं लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किससे ली गई है? ये जो पंचवर्षीय योजना है वह कहां से लिया गया है? ठीक है, तो सभी को पता होगा, इसका सही आंसर होगा रूस, जो कि सोवियत संघ पहले जाना जाता था, इसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो रूस से क्या क्या लिया गया है? तो यहां से लिया गया है पंचवर्षीय योजना। क्या लिया गया है? पंचवर्षीय योजना। साथ में मौलिक कर्तव्य, क्या? मौलिक कर्तव्य को यहीं से लिया गया है। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है द्विसदन। क्या लिया गया है? द्विसदन। हमारे यहाँ 2 सदन होगा, एक उच्चतम सदन, एक न्यूनतम सदन। ठीक है, जिसको लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। ये कनाडा से ही, ये क्या इंग्लैंड से ही लिया गया था। साथ में यहाँ पे एकल नागरिकता जो है वह इंग्लैंड से ही लिया गया था। ठीक है, यूएसए से क्या लिया गया था? तो यहां से लिया गया था मौलिक अधिकार। क्या लिया गया था? मौलिक अधिकार लिया गया था। साथ में क्या लिया गया था? तो यहीं से लिया गया था हमारे पास राष्ट्रपति का पद। ठीक है, राष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया था। ठीक है, उपराष्ट्रपति का भी पद यहीं से लिया गया था। ठीक है, साथ में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो भी यहीं से ही लिया गया था। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया था? तो जर्मनी से लिया गया था हमारे पास आपातकाल। क्या लिया गया था? आपातकाल। आपातकाल जो है वह जर्मनी से लिया गया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किससे ली गई है? तो यह रूस से ली गई है। किससे ली गई है? रूस से ली गई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समवर्ती सूची का विचार है। ये जो समवर्ती सूची का जो विचार है वह देश के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया? समवर्ती सूची। ये जो सूची हमारे यहाँ जो पावर है उसको 3 सूची में रखकर बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करें तो जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची के ऊपर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, या फिर केंद्र चाहे तो इसके ऊपर खास कानून बना सकती है। मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पे केंद्र ही है। तो यहाँ कहना है कि जो समवर्ती सूची है का विचार कौन से देश से लिया गया था? तो समवर्ती सूची का जो विचार है वह हमारा लिया गया था कहां से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। आई बात समझ में? और ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और लिया गया क्या कि जो उच्च सदन है, निम्न सदन है, दोनों का एक साथ जो बैठक है वह भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया था। जैसे कि द्विसदन की बात करें तो वह इंग्लैंड से लिया गया, लेकिन दोनों का संयुक्त बैठक जो है वह ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया।
ठीक है। और इस बैठक को बुलाता कौन है, संयुक्त बैठक को करता कौन है, तो बुलाता इनको राष्ट्रपति जी हैं और इनकी अध्यक्षता करते हैं स्पीकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है। मतलब ये जो नागरिकता संबंधी जो अधिकार है वह कौन से देश से लिया गया है, तो अभी बताए नागरिकता को हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से, यहीं से द्विसदन भी लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है कि मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा है। तो क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे कि 1907 में कराची में बनाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में की गई थी। कहां की गई थी, कराची में, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 1908 में लीग के अमृतसर अधिवेशन में लीग का संविधान मुसलमानों के लिए निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। मतलब 1908 ईस्वी में जब अमृतसर में इनका अधिवेशन चल रहा था तो वहीं पे मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, जो कि ये क्या है, बिल्कुल सही है। लास्ट क्या है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नाम सैयद अहमद खान द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो कि ये गलत है। और उपरोक्त सभी नहीं, ये तो कोई काम का नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यही गलत है, बाकी ये दोनों क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी। दांडी यात्रा की अगर बात करें हम लोग तो यह साबरमती आश्रम से, कहां से, साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई थी। कहां तक, दांडी तक। कहां तक, दांडी तक यह यात्रा शुरू हुई थी। कितने किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है, तो मील में कितना, 240 मील। ठीक है, इसको तय करने में 24 दिन का टाइम लगा था। कितने दिन का, 24 दिन का टाइम लगा था। यात्रा शुरुआत कब हुई थी, तो यात्रा की शुरुआत हुई थी शायद 12 अप्रैल को। कब, 12 अप्रैल को शुरुआत हुई थी और जाके कब, 6 जून को यह यात्रा समाप्त हुई थी। और 6 जून के बाद से यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। मतलब मतलब अंग्रेजों द्वारा जितने भी कानून बनाए गए सबका उल्लंघन हम लोग करेंगे। ठीक है, नमक बनाकर यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या, गोपाल कृष्ण गोखले होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तब लखनऊ का शासक कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। क्या होगा, बेगम हजरत महल। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से और कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है वह 10 मई, कब, 10 मई से इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पे, मेरठ में। कहां पे, मेरठ, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये जो सरोजिनी नायडू है वह कांग्रेस की 1925 में की गई कानपुर की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जब भारत आजाद हुआ था तो यह संयुक्त प्रांत, जिसको आज हम लोग उत्तर प्रदेश यूपी के नाम से जानते हैं, वहां पे यह राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी। और इनको भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्या, भारत की कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, भारत की कोकिला। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अगस्त आंदोलन किसे कहा जाता है, तो अगस्त आंदोलन कहा जाता है किसको, जहां पे दिया गया था एक नारा, करो या मरो। अब ये करो या मरो का नारा कौन दिए थे, तो महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी कौन सा आंदोलन में दिए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि कब, 8 अगस्त, कब, 8 अगस्त को शुरू किया गया था। कब, 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा देकर वो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं, इसे क्या, अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने व्यापगत का सिद्धांत, जैसे हड़प नीति की शुरुआत की। मतलब हड़प नीति कौन लाए थे, तो हड़प नीति लाए थे कौन, डलहौजी जी। ये सबको पता होगा, हड़प नीति लाने वाले कौन थे, ये डलहौजी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। ये जो बंगाल का विभाजन है वह कब को रद्द कर दिया गया, तो कर दिया गया था कब, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1911 ईस्वी को। कब, 1911 ईस्वी को बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बताइए आप लोग कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के बाद इसकी जो नीति थी उसको रद्द कर दिया गया, मतलब बंगाल के विभाजन को यहाँ पे रद्द कर दिया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय, ये जो जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो ब्रिटेन में हो रहा था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन से वायसराय थे? जब वहां पे दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तब उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, तो एक बार हम लोग गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन अभी तक 3 हुआ है। कौन 3 हुआ है? कितना? पहला, दूसरा, तीसरा। पहले की बात करें तो पहला हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। दूसरा हुआ 1932 में। सॉरी मिस्टेक। ये जो पहला जो हुआ था वह हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में जाके। ऐसे करके यहाँ गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस है वह कांग्रेस केवल एक ही सम्मेलन भाग लिए थे। ठीक है, कांग्रेस के साइड से गए थे महात्मा गांधी जी। किसमें गए थे? तो 1931 में महात्मा गांधी जी गए थे, बाकी कांग्रेस के साइड से कोई नहीं गया था। दोनों सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के कौन ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो वो थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में यहाँ पे शामिल हुए थे। ठीक है, ये रहा गोलमेज की कहानी। अब यहाँ जो क्वेश्चन है कि बताइए कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश भारत में इनमें से कौन सा वायसराय था? जब कब? 1931 को यहाँ जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था उस टाइम यहाँ का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या? लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, ये यहाँ के वायसराय थे। लेकिन इरविन का क्या कहानी? इरविन जी थे, इरविन जी का अगर टाइमिंग की बात करें तो इनका टाइमिंग है कब? 1926 से लेके 1931 तक। ठीक है, और इनका है फिर 1931 से लेके कब तक का? 1931 से लेके 5 साल जोड़ लेंगे तो वही 1936 तक। यहाँ पे राय दिए थे वही लॉर्ड इरविन ही राय दिए थे महात्मा गांधी जी को कि आप जाइए, वहां पे जाइए, आपको सुना जाएगा। ठीक है, तब ये राय तो दे दी, लेकिन उस टाइम ये वायसराय के पद से हट चुके थे। ठीक है, तब बन गए थे हाँ कौन? लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरदारी आंदोलन, क्या सरदारी आंदोलन का निम्न किस कारण हुआ था? मतलब ये जो सरदारी आंदोलन था वह किस कारण से हुआ था? तो सरदारी आंदोलन की बात करें तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। कारण क्या था इसके पीछे? तो ऑप्शन है ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उरावों द्वारा आर्थिक असमानता। नहीं, ये टॉपिक नहीं इसका। अगला क्या है? बेगारी लागू किए जाने के विरुद्ध कृषकों का आंदोलन या कृषकों का असंतोष। तो ये चीज सही है, उनसे बेगारी करवाया जाता था। ठीक है, इसलिए ये इसका कारण हो गया। दूसरा है बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। मतलब यहाँ पे बिचौलियों द्वारा टैक्स में भी वृद्धि कर दिया जा रहा था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 और 3 दोनों होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है जो सबको पता होना चाहिए, क्या कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी और कब तक चली थी? तो 5 साल चली थी, मतलब 1919 तक यह चली थी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम कामा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जर्मनी में जाके भारतीय झंडा को फहरा दी थी। ठीक है, इसलिए इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। इनका कहानी अलग है, फिर कभी देखा जाएगा। अगला है कि पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था वह कौन था? ये जो पहला कौन सा जनजातीय नेता है जो अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले हथियार उठा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तिलका मांझी। तिलका मांझी जी सबसे पहले हथियार उठाए थे। कब? तो 1784 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ पे 1857 की क्रांति छोड़िए, कितना साल पहले की बात कर रहा है, उस टाइम ये तिलका मांझी जी अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे हथियार उठा दिए थे। अगला है नीलांबर और पीतांबर शाह नामक 2 भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, यह निम्न में से किसके नेता थे? ये जो नीलांबर और पीतांबर जी हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति में झारखंड में अपना रोल निभा रहे थे। तो ये कौन से जनजाति से थे? इसका सही आंसर होगा खरवाल जनजाति से। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, खरवाल जनजाति। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक है? तो इसका सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें ना तो काकोरी जो यहाँ पे घटना हुआ था ट्रेन वाला जिसमें लूट लिया गया था हथियार को, ठीक है, तो उनमें इनका हाथ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने डायमंड लीग 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता था?
रजत पदक जीतने वाले कौन थे, मतलब सेकंड रैंक लाने वाले कौन थे, तो हमारे नीरज चोपड़ा जी थे। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कौन साइक्लोन मोचा नाम का चक्रवाती तूफान विकसित हो रहा है। निम्नलिखित में से किस देश ने इसका नाम रखा था साइक्लोन मोचा? तो साइक्लोन मोचा का नाम रखने वाला कौन है, हमारा ये यमन। क्या यमन या ओमान? इसका सही आंसर हो जाएगा यमन। हाँ, यमन है इसका सही आंसर, यमन। ठीक है, मोचा क्यों रखा था, तो यह लाल सागर के बगल में एक मोचा नाम करके शहर था, तो इसका कहना था कि ये जो तूफान है, ये जो चक्रवात है, वो वहीं से उठा था। ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया साइक्लोन मोचा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लेजिस्लेटिव पार्क जोगी घोपा में विकसित किया गया है। ठीक है, यह जो जोगी घोपा है किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा असम। जोगी घोपा जो है वह असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो यह ओमान में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है, तो ये ओमान में किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें पुरुष का, तो महिला वाला कहां, तो महिला वाला किया गया जापान में। कहां, जापान में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश 2022 के शुभंकर का नाम क्या है, तो जीतू है। क्या है, जीतू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, उस पोर्टल का नाम क्या है, उस पोर्टल का नाम क्या है जिसे हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों को नियुक्त करने के लिए शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा सीयू चयन। क्या होगा, सीयू चयन का शुरुआत किया गया। ठीक है, अगला, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला बन चुका है, मतलब कौन सा ऐसा जिला है जो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। पहला जिला कौन सा है जो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, तो वो है हमारा केरल का वायनाड। कौन सा है, केरल का वायनाड। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, आरएसएफ द्वारा हाल ही में जारी 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, कि हमारे यहाँ प्रेस कितने स्वतंत्र हैं, ठीक है, उनके आधार पर मतलब भारत का रैंक कितना है विश्व में। तो टोटल 180 देशों में जो भारत का रैंकिंग है वह 161वां है। सोचिए कितना पीछे है। उससे अच्छा तो हमारा पाकिस्तान का है। कितना पाकिस्तान का है, तो 150 रैंक पे हमारा पाकिस्तान है, और हम लोग कहाँ 161 पे है प्रेस स्वतंत्रता के मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि भारत की पहली समुद्र के अंदर जुड़वा सुरंगों का निर्माण कहां किया जा रहा है। ये जो जुड़वा सुरंग है, ये सब सारा उपद्रव जो है वो हमारा मुंबई में होते रहता है। कहां होते रहता है, मुंबई में होते रहता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 में जीतने वाला 17वां विश्व शतरंज चैंपियन बन गया। ठीक है, तो 17वां जीतने वाला कौन था, तो इसका सही आंसर होगा डिंग लेरेन। क्या होगा, डिंग लेरेन, ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि एक चाइनीज है, फर्स्ट टाइम यहाँ कोई चाइनीज अपना हाथ मारा। ठीक है, अगला, झारखंड ने 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता मतलब ये जो झारखंड है यहाँ पे थर्ड लाई, झारखंड जो है वह थर्ड रैंक प्राप्त। तो यहाँ बोल रहा है चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता, मतलब तो फर्स्ट रैंक पे कौन आया, तो फर्स्ट रैंक पे आया हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहले रैंक पे आया, किसको हरा के, तो महाराष्ट्र को हरा के, जो कि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे हमारा झारखंड है। ठीक है, कौन से खेल में, तो हॉकी इंडिया सीनियर, पढ़ लो क्या 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 खेल है सब। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के किस जिले में 450 करोड़ रुपए का इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है, मतलब इफ्को का एक इकाई खोला गया। कहां खोला गया, सबसे पहले बात करते हैं इफ्को का मुख्यालय कहां है, तो नई दिल्ली। कहां, नई दिल्ली, इसका क्या है, मुख्यालय। ठीक है, और इसका 5वां ब्रांच, कौन सा ब्रांच, 5वां ब्रांच हमारे देवघर में खोला गया। कहां खोला गया है, देवघर में खोला गया। ठीक है, अगला, जनवरी 2023 में किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया, तो ये सब काम कौन कर रहा है, हमारा झारखंड कर रहा है। ठीक, अगला, हाल ही में झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से किसको केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय, क्या, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम या नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है, तो इस बार टोटल 11 शहरों को शामिल किया गया है। 11 में से 3 हमारे झारखंड से है।
कौन कौन सा? तो हमारा सबसे पहले है कौन सा? ये हमारा पड़ता है धनबाद। क्या पड़ता है? धनबाद। फिर पड़ता है हमारा रांची। क्या पड़ता है? रांची। उसके बाद पड़ता है हमारा जमशेदपुर। क्या? जमशेदपुर। तो इन 3 जिलों को वहां पे शामिल किया गया है। तो ऑप्शन में क्या है? धनबाद। धनबाद होगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में झारखंड का पहला कन्वेंशन सेंटर कहां बनाया गया है? कहां बनाया गया है? तो ये हमारा बनाया गया है दुमका में। झारखंड की उप राजधानी दुमका में इसको बनाया गया है। आई बात समझ में? तो 50 क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। अगर आप लोग झारखंड पुलिस की तैयारी को और बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका नाम क्या है? आरपी करियर क्लासेस। क्या नाम है इसका? आरपी करियर क्लासेस ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा? तो इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस के लिए आपको इसमें नोट्स दिया जाएगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस और हर एक टॉपिक का यहाँ पे 100+ मॉक टेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 20 फुल प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा ताकि आपका रिजल्ट और भी अच्छा हो सके। इसका चार्ज भी फ्री में थोड़ी है, इसका भी कुछ चार्ज है। कितना है? तो चार्ज इसका 299 रुपए है। इतने में कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो फिर मिलेंगे अब हम लोग कोई और वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना है।